हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग लूसेंट की सीरीज़ देख रहे हैं। और लूसेंट में हम इस समय क्या देख रहे हैं, इस समय हम लूसेंट में पॉलिटी देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी लूसेंट में अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, फुल कंप्लीट है हमारी हिस्ट्री। और ज्योग्राफी में भी हमने लिथोस्फीयर वाला पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा। और लिथोस्फीयर में हमने जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको भी कवर किया है और बहुत अच्छे से कवर किया है विथ मैप। आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और आज हमें क्या देखना है, तो हमने राष्ट्रपति वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। उनको जो है उनका नियुक्ति कैसे होता है, उनके नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल्स थे वो भी हमने देख लिए। राष्ट्रपति पद की योग्यता देख ली थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं राष्ट्रपति को लेकर के, और मतलब राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक, जो भी द्रौपदी मुर्मू जी तक जितने भी जो है राष्ट्रपति रहे हैं उन सब के नाम, उनका टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। और कैसे राष्ट्रपति मतलब किन परिस्थितियों में 5 साल पहले ही अपना जो है त्याग पत्र दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और वो अगर आपने नहीं देखा है तो राष्ट्रपति पार्ट 1 नाम से आपको इसी जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। और राष्ट्रपति पार्ट 1 उस वीडियो का नाम है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का वेतन वगैरह भी हमने देख लिया है। आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें देखना है राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। इनके क्या अधिकार हैं और इनके क्या कर्तव्य है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ डायरेक्ट लूसेंट से कॉपी पेस्ट की गई है। एक एक पॉइंट पूरा का पूरा लूसेंट से ही लिया गया है। मैंने खुद से टाइप किया है। क्यों टाइप किया है, क्योंकि अगर बुक से जो है डायरेक्ट पीडीएफ बनाते हैं तो उसमें डेटा बहुत ज़्यादा है और गाँव में इतना ज़्यादा नेट फास्ट नहीं होता कि 1 GB 2 GB का जो है वीडियो अपलोड करने में ईजी हो। तो इस वजह से हमने ये पीडीएफ स्वयं बनाई है। और इसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे मतलब कि डाल दी है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, जुनून पढ़ाई का। आप इसको जा करके ज्वाइन करके ये पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर सके, दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी वीडियो। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति जी के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति जी हैं इनकी नियुक्ति संबंधी अधिकार पहले देखेंगे और उसके बाद इनकी जो विधायी शक्तियां हैं या विधायी जो इनके अधिकार है, ये दोनों चीज़ें देख लेंगे। तो इनका जो पहला अधिकार है वो क्या है, तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी कि कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यही इनके नियुक्ति संबंधी अधिकारों में आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और साथ में प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री होते हैं उनको भी राष्ट्रपति जी ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं जिन्हें सीएजी कहा जाता है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो राज्यों के राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति हो गया, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ में उनके जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत के जो महान्यायवादी हैं और साथ में राज्यों के मध्य समन्वय के लिए जो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य हैं इनकी नियुक्ति, साथ में संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति, और संघीय क्षेत्रों के जो मुख्य आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाषा आयोग के सदस्य हो गए, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, और इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के जो राजदूत हैं तथा अन्य राजनयिक हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो रिपोर्ट देने वाले आयोग बनाए जाते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो टोटल 16 पदाधिकारी हैं जो लूसेंट में बताए गए हैं और उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ,
तो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के अभिन्न अंग हैं। संसद के अभिन्न अंग हैं, दैट मीन्स संसद के वो हिस्सा हैं। ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, वो संसद का हिस्सा होते हैं। और संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो आप देखेंगे कि जो हमारी संसद है वो 3 अंग, मतलब कि उसके 3 अंग हैं, 3 अंगों से मिलकर के बनी है। और वो है क्या, तो राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, और दूसरा है निम्न सदन जिसको हम कहते हैं लोकसभा, और तीसरे हैं राष्ट्रपति। तो इन्हीं से मिल करके हमारी जो मतलब संसद है वो बनती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो राष्ट्रपति जी हैं ना तो लोकसभा के सदस्य होंगे ना तो राज्यसभा के सदस्य होंगे, बल्कि ये संसद के अभिन्न अंग हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो मतलब कि राष्ट्रपति हैं वो संसद के विभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, विभिन्न नहीं, अभिन्न अंग हैं। और इन्हें कुछ विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। और वो विधायी शक्तियां कौन सी हैं, तो पहला आप देखेंगे कि इन्हें संसद के सत्र को आहूत करने और संसद का जो सत्र अवसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। और अगर आपको ना दिखे तो आप इसको जूम कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज कर लीजिएगा। और साथ में संसद में एक सदन में या एक से मतलब कि एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की जो शक्ति है वो भी विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। और लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम सत्र है इसके प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के मतलब प्रथम सत्र के आरंभ में भी सम्मिलित रूप से अभिभाषण करने की शक्ति भी राष्ट्रपति की है। आगे देखेंगे कि संसद के द्वारा जो पारित विधेयक है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो जैसे किसी भी कानून को जो है बनाना है तो जब तक राष्ट्रपति के द्वारा उसमें हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा वो कोई कानून नहीं बनेगा। और जैसे कि सपोज दैट कोई कानून बना किसी भी मामले को लेकर के, अगर उसको संसद में आपने देखा लोकसभा ने भी पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, और राष्ट्रपति जी अगर उस पर जो है अपना हस्ताक्षर या सिग्नेचर नहीं करते हैं तो वो कानून नहीं बन पाता है। और आगे देखेंगे कि जो संसद है इसमें निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। और वो कौन कौन से विधेयक हैं जिनको पास करने के लिए या पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति यानी कि पहले से ही उनकी सहमति आवश्यक होती है। और वो कौन कौन से हैं, पहला आप देख रहे हैं कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र की जो सीमा है उसके नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक। आप मुझे मतलब कि कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है कि कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है किसी नए राज्य का गठन किया जाता है या 2 राज्य हैं उनकी सीमाओं को किसी तीसरे राज्य में शामिल किया जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं और वो किस भाग में है, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। देखें तो सही आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी है या नहीं। तो हम देखेंगे कि ये जो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी जो भी विधेयक है ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किए जाते हैं। और दूसरा कौन सा है, धन विधेयक। तो जो आर्टिकल 110 है धन विधेयक, ये भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ जो संचित निधि है उसमें व्यय करने का विधेयक, और ये कहाँ है, तो आर्टिकल 117(3) में ऐसे कराधान पर जो है जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किए जाएंगे। और राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर जो निर्बंधन लगाने वाला विधेयक है ये भी उनकी पूर्व सहमति से आता है साथ में। और ये है कहाँ पे, तो अनुच्छेद 304 का जो है उसमें आपको मिल जाएगा। आगे देखेंगे कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। और ये किस आर्टिकल के थ्रू बुलाई जाती है, तो ये आर्टिकल 108 के थ्रू बुलाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इसको जो बुलाने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो ये लोकसभा के स्पीकर जो होंगे उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नोट में दिया है कि मतलब कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 113 का जो क्लॉज 3 है उसमें लिखा गया है। आगे देखते हैं तीसरा जो राष्ट्रपति का अधिकार है वो क्या है, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। तो देख लेते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं इनके व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की जो शक्ति थी
वो आर्टिकल 331 के तहत प्रदान की गई थी। तो मैंने इस पहले बता दिया कि ये थी, अभी है नहीं, इसको आगे चल करके यानी कि 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था उसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को कहाँ पे कि मनोनीत कर सकते हैं। तो ये नामजद का मतलब होता है मनोनीत करना, कि राज्यसभा में। तो पहले जो है 2 एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत किया जाता था, जो कि 104वां जो संविधान संशोधन आया उसके तहत इसको हटा दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो ये क्राइटेरिया है कि वो व्यक्ति कला से रिलेटेड हो या फिर साहित्य से या पत्रकारिता या फिर विज्ञान या सामाजिक कार्य, इनमें से अगर किसी भी एक क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त अनुभव या पर्याप्त उनके अंदर जो है एलिजिबिलिटी है तो राष्ट्रपति उन्हें राज्यसभा में नियुक्त कर सकते हैं। और ये शक्ति कहाँ उन्हें मिलती है, तो आर्टिकल 80(3) के तहत मिलती है। और 12 सदस्यों को ही नामित करेंगे, ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से सबको 10, 50, 60 लोगों को ही नामित कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। केवल 12 सदस्यों को नामित करने की उनको छूट है। और ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है संसद के स्थगन के समय, इसको देखेंगे तो ये जो आर्टिकल 123 है, ये जो कि अध्यादेश जारी किया जाता है, ये कब जारी किया, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल जो 123 है यानी अनुच्छेद 123, इसके तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यादेश जारी करके जो कानून बनाया जाता है वो कानून उसी तरह से जो है उसकी जो पावर्स हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, जैसी कि संसद में दोनों सदनों से पास करने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद कोई कानून बनता है तो उसकी पावर वैसी ही रहेगी। तो हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 123 के तहत यानी 123 के तहत जो राष्ट्रपति जी हैं इनके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। और इसका जो प्रभाव है वो संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। यानी कि संसद का अगर सत्र शुरू हो गया है तो ये 6 सप्ताह तक इसका जो पावर है वो एक्टिव रहेगा। फिर हम देखेंगे परंतु जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है क्यों करेंगे अध्यादेश, तो जो है आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति अपना केंद्र में देखें, राज्यों में क्यों टांग अड़ाना। फिर हम देखेंगे जब दोनों सदन सन्न में होते हैं, दैट मीन्स अगर दोनों सदन जो है काम कर रहे हो, दोनों सदनों में कोई भी एक सदन ऐसा नहीं है कि जो कार्यरत ना हो, तब राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं है। अगर दोनों सदनों में से कोई एक सदन या फिर दोनों ही सदन जो है वो कार्य में ना हो तभी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, अन्यथा नहीं। फिर हम देखेंगे इनकी जो 5वीं शक्ति है वो कौन सी है, तो इनकी जो 5वीं शक्ति है वो सैनिक शक्ति है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो सैन्य बलों के सर्वोच्च जो है जो सर्वोच्च शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो सैन्य के जो सैन्य है उसके सर्वोच्च कमांडर के रूप में उनको मान्यता मिलती है। किंतु इसका जो प्रयोग है वो विधि के द्वारा ही होता है, मनमानी ढंग से नहीं कर सकते हैं। विधि के द्वारा ही सारी जो शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग किया जाएगा। आगे देखेंगे इनके वो कुछ राजनीतिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। और वो राजनीतिक शक्तियाँ कौन सी हैं, तो दूसरे देशों के साथ कोई समझौता या संधि करना है तो किसके नाम पे की जाएगी, तो राष्ट्रपति के ही नाम पे किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है वो विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी करते हैं एवं भारत में जो विदेशों के राजदूत हैं उनकी नियुक्ति का अनुमोदन भी करते हैं। आगे देखते हैं उनकी जो क्षमादान की शक्ति है वो क्या है, तो आर्टिकल 72 के तहत जो राष्ट्रपति जी हैं उनको क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। और देख लेते हैं कि आर्टिकल 72 के तहत या अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार तथा लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। और ये जो क्षमा, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण है, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको मैंने डिटेल में बताया हुआ है किस वाले वीडियो में, तो जो फंडामेंटल राइट्स का लूसेंट वाला वीडियो है उसमें मैंने ये सब पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। और उस टाइम बताया भी था कि जब हम आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, स्पेशली जो उनकी क्षमादान की शक्ति है, जब हम ये पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे वर्ड्स आएंगे। तो देख लीजिए आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स।
क्षमा में आप देखेंगे कि दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा जो दोषी है उसको पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। और लघुकरण में क्या होता है, तो लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल करके कम कर दिया जाता है। जैसे जो मृत्युदंड है इसका लघुकरण कर कठोर या फिर साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में क्या होता है, परिहार में जो दंड की प्रकृति है उसमें परिवर्तन किया जाता है, अर्थात उसकी जो अवधि है वो कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष का कोई कठोर कारावास हो तो उसको 1 वर्ष का कारावास में बदल देना, यही है परिहार। प्रविलंबन में क्या होता है, तो प्रविलंबन में किसी दंड पर विशेषकर अगर मृत्यु दंड दिया गया हो तो उस पर रोक लगाना ताकि जो दोषी व्यक्ति है वो क्षमा याचना कर सके। और विराम में क्या होता है, विराम में किसी दोषी को सजा की विशेष स्थिति में, मतलब कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसमें कोई अपराधी व्यक्ति है या कोई दोषी व्यक्ति है तो उसकी जो सजा है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे यदि कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको जो है थोड़ा छूट दे दी जाए। आगे हम देखेंगे नोट में दिया है कि जब क्षमादान की जो है पूर्व याचिका, यानी कि अगर एक बार क्षमादान की याचिका को राष्ट्रपति जी ने रद्द कर दी है तो दोबारा से दोबारा से आप उनको फिर से क्षमा याचिका नहीं भेजेंगे, यही चीज़ यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8वां। जो 8वां है वो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो हमारा जो संविधान का भाग 18 है उसमें आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के अंतर्गत मिलता है। और ये जितने भाग हैं, जितने 22 भाग हैं जिन्हें हम आज वर्तमान में 25 कहते हैं, तो 22-25 जो भी भाग हैं इनके बारे में वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पर, आप उसको आराम से देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, 20-25 मिनट की है मेरे ख्याल से ये वीडियो, और आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी जो हमारा संविधान का भाग है उसमें। तो हम देखते हैं आगे। जो मंत्रिपरिषद है इनके परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी मर्जी से मनमानी तरीके से ये जो आपातकाल है उसकी उद्घोषणा नहीं करते हैं, मंत्रिपरिषद की परामर्श या उनकी सलाह पर ही करते हैं। और देख लेते हैं किस किस आधार पे होगा। पहला है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, और ये कहाँ से लगता है, तो ये आर्टिकल 352 के तहत लगता है। पहले आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल 352 है इसमें ये युद्ध या बाह्य आक्रमण के अलावा जो है आंतरिक अशांति शब्द का यूज किया गया था। और अगर आपको याद हो, जो इंदिरा गांधी जी हैं वो 1975 था ना, थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, उसमें उन्होंने जो आपातकाल लगाया हुआ था, हाँ 1975 ही था, उसमें यही था, आंतरिक अशांति के आधार पर ही उन्होंने आपातकाल लगाया था। फिर आगे जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है, तो जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 में होता है, और इसके तहत ये जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको हटा करके वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द लगा दिया जाता है, यानी कि जो शब्द है वो चेंज कर दिया जाता है। ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है ना, ये आंतरिक अशांति शब्द को परिवर्तित करके ही लाया गया है। और कब परिवर्तित हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 352 हो गया। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो 25 अगस्त, मेरे ख्याल से 25 नहीं, मुझे डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा जिस दिन मतलब कि उन्होंने जो मतलब इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जिस दिवस को ये उद्घोषणा की थी राष्ट्रीय आपातकाल को, उस दिवस को अभी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। मेरे ख्याल से 25 जून है, थोड़ा देख लीजिएगा, डेट में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो हालांकि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा ये कंफर्म है, मुझे डेट में थोड़ा अभी हमारा माइंड स्किप कर रहा है। आगे देखते हैं कि राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र है इसके विफल होने से उत्पन्न जो आपात है ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और इसके सिफारिश कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो करते हैं अर्थात राष्ट्रपति का शासन। आगे देखेंगे तीसरा कौन सा है, तीसरा है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। और इसकी न्यूनतम अवधि कितनी है, तो कम से कम 2 माह के लिए लगाया जाएगा। जब भी मतलब कि उस पे वित्तीय आपातकाल जब भी लगेगा तो कम से कम 2 माह के लिए ज़रूर लगेगा। और यही एक आपातकाल है जो भारत देश में आज तक नहीं लगा है, भगवान करे लगे भी ना। कोरोना के टाइम में ऐसे चर्चाएं चल रही थी कि मे भी वित्तीय आपातकाल लग सकता है, पर ईश्वर की कृपा रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे देखते हैं
अब जैसा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमें पढ़ने के लिए, जो आपातकाल है इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे कहते हैं कि केवल जो लूसेंट में है वही पढ़ाया जाए, तो हम वही पढ़ा रहे हैं जो लूसेंट में है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमें समझ आ रहे हैं वो हालांकि बताते चल रहे हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आता सिर्फ बुक को ऐसे पढ़ते चलना। फिर हम देखेंगे राष्ट्रपति जो है वो किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से आर्टिकल 143 के तहत परामर्श ले सकते हैं, और लेकिन ये जो परामर्श है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 143 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए ना तो बाध्य है और ना तो राष्ट्रपति बाध्य हैं कि उनके परामर्श को माना ही जाए। तो ये बस आपसी सहमति की बात है, वो परामर्श मांग रहे हैं, आपका मन है सहमति, मतलब कि आपका मन है परामर्श दीजिए, उनका मन है आपके परामर्श को माने या ना माने, तो ये बाध्यकारी कुल मिलाकर के नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इनकी 10वीं शक्ति है वो क्या है। तो राष्ट्रपति जी को वीटो शक्ति प्राप्त है, और आप देखेंगे कि संसद के द्वारा पारित यदि कोई विधेयक है, ये तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति को, मतलब कि राष्ट्रपति जी की उन पर सहमति होती है, उनका सिग्नेचर होता है। और जब ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। किसके पास? तो राष्ट्रपति जी के पास। संविधान के आर्टिकल 111 यानी आर्टिकल 111 के अंतर्गत उनके पास 3 विकल्प होते हैं। जब कोई भी कानून बनाना होगा या कोई भी अधिनियम है वो जो है मतलब कि कोई भी अधिनियम है, या अधिनियम तो बाद में बनेगा, कोई जो विधेयक है वो लाया गया मतलब अधिनियम बनाने के लिए, तो जब तक उस पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा, वो विधेयक ही रहेगा, भले ही उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने ही पास कर दिया हो। तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा तो उनके पास 3 पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन 3 पावर्स में किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं उनके पास ये आर्टिकल 111 के तहत कौन कौन सी मतलब कौन कौन से विकल्प उन्हें प्रदान किए गए हैं। तो पहला आप देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, तो वो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। अगर वो अपनी स्वीकृति दे देंगे तो भाई वो तुरंत फिर जो है विधेयक अधिनियम बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी दूसरी उनके पास शक्ति है कि वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लें, कि अभी नहीं देंगे, अभी मूड नहीं है, कुछ दिन वेट करो, सोच समझ के फिर आराम से देंगे। फिर हम देखेंगे तीसरा वो क्या कर सकते हैं कि वो विधेयक यानी धन विधेयक, अगर वो विधेयक धन विधेयक नहीं है तभी उनके पास ये तीसरी शक्ति है कि वो संसद को इसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, यानी कि एक बार दोबारा भेज दें कि देख लो ये सारी चीज़ें हो सकता है, इसमें कुछ मतलब उन्हें लगे कि ये ठीक नहीं है, और वो फिर से भेज दें सदन में कि आप जाइए एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार कीजिए, फिर हमारे पास भेजिएगा। तो इस तरह की भी शक्ति उन्हें मतलब प्रदान की गई है या उनको प्राप्त है, बशर्ते वो जो विधेयक है वो धन विधेयक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के साथ अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को देने के लिए बाध्य होंगे, यानी कि अगर उन्होंने पुनर्विचार के लिए उस विधेयक मतलब कि उस विधेयक को वापस किया या सदन में लौटाया, तो दोबारा से अगर जो सदन है वो किसी मतलब कि उसमें कुछ फेरबदल करके या बिना कुछ फेरबदल किए अगर दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होते हैं उस पे उनको सहमति देनी ही होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी इनकी जो है वीटो शक्ति को लेकर के। अब हम देखेंगे इस प्रकार जो राष्ट्रपति हैं इनके पास संसद के द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और नोट में दिया हुआ है कि जो वीटो शब्द है ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है रोकना। भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित है। पहला है आत्यांतिक वीटो, अर्थात विधायिका के द्वारा जो पारित विधेयक है उस पर मतलब कि ना कर देना और ना करना या अपनी राय के लिए उसको सुरक्षित रख लेना। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तो जो विधायिका के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके। तीसरा है जेवी वीटो या पॉकेट वीटो, और ये जो पॉकेट वीटो है ये विधायिका के द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय देना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं आत्यांतिक वीटो क्या है। तो आत्यांतिक वीटो जो है इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि आत्यांतिक वीटो में क्या होगा कि संसद ने कोई मतलब विधेयक लाया तो उस पर जो राष्ट्रपति हैं वो बाद में अपनी उसको मतलब कि अपनी सहमति या असहमति के लिए सुरक्षित रख लें कि बाद में देखेंगे, और ये विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है।
और आगे देखेंगे फिर जब मतलब उसको अपने पास रख ही लिए हैं बाद में देखने के लिए, और तो ये अधिनियम नहीं बन पाता, यानी कि ये कानून नहीं बन पाता है। और सामान्यतः ये जो वीटो है ये निम्न 2 मामलों में ही प्रयोग किया जाता है, और ये मामला है न कि मामलों, ये है मामला या मामलों। और दूसरा आप देखेंगे गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, ये दूसरा नहीं है, ये पहला है कि ये मतलब कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो पहला है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात जो संसद है उनका सदस्य जो मंत्री ना हो। तो गैर सरकारी जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं, ये बताया गया है कि संसद के वो सदस्य जो मंत्री ना हो वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। और अगर गैर सरकारी सदस्य के द्वारा विधेयक पास किया गया है या विधेयक लाया गया है तभी जो राष्ट्रपति हैं वो आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, आत्यांतिक वीटो का जो प्रयोग है वो किसी सरकारी सदस्य के अधीन मतलब कि प्रस्ताव पे नहीं लाया जा सकता, राष्ट्रपति जी के द्वारा आत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं दूसरा मतलब कि ये हो गया। दूसरा क्या है, सरकार जो है वो विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दे दे, यानी कि जब विधेयक पारित हो गया हो तब राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने के लिए सलाह दे। और निलंबनकारी वीटो देख लेते हैं। जो निलंबनकारी वीटो है ये राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करते हैं जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाते हैं। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को फिर से बिना किसी संशोधन अथवा संशोधन के साथ पारित करती है तो जो राष्ट्रपति हैं वो उसको मतलब कि पारित करने के लिए या उसको उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर भी देखी थी। और इसका क्या अर्थ है कि जो राष्ट्रपति हैं इनके पास वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित करा करके निरस्त किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। ये नोट है, बोर्ड लिख गया है यहाँ पे, कभी कभी ना जो कीबोर्ड है ये पगला जाता है। तो नोट में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं वो धन विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले भी बताया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। इवन वो उसको ना मतलब पुनर्विचार के लिए भी लौटा नहीं सकते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि वो निलंबनकारी वीटो ही प्रयोग नहीं करेंगे, उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाएंगे। और इसमें कर क्या सकते हैं, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकते हैं, कोई तो हालांकि उनके पास पावर होनी ही चाहिए और है भी, क्या कर सकते हैं। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो राष्ट्रपति जो है या तो उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसे रोक कर रख सकते हैं, परंतु उसे संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। साधारणता जो मतलब कि साधारणता आप देखेंगे कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उसी टाइम दे देते हैं जब ये संसद में उनकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो मतलब कि धन विधेयक है इसको वापस क्यों नहीं किया जा सकता पुनर्विचार के लिए, क्योंकि पहले ही इनकी पूर्व सहमति से ही तो धन विधेयक लाया गया था। तो इसी वजह से इनको ये शक्ति नहीं है कि आप इसको पुनर्विचार के लिए लौटा दें। आगे देखते हैं जेवी वीटो क्या है। तो जो जेवी वीटो है ये राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना मतलब देने या ना देने के निर्णय की सीमा के अभाव के कारण राष्ट्रपति जो है वो जेवी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुच्छेद 111 है वो केवल यही कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहते हैं तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देंगे। जेवी वीटो जो शक्ति है इसका प्रयोग, उदाहरण आप देख लीजिए कि इसका जो प्रयोग है ये कब किया गया था। तो 1986 में जो संसद है इनके द्वारा पारित जो भारतीय डाक संशोधन था उस पे जेवी वीटो का प्रयोग किया गया था, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जेल सिंह। तो जो ज्ञानी जेल सिंह हैं उस टाइम पे 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है वीटो अपनी जो जेवी वीटो शक्ति है उसका प्रयोग किया था। और इसमें था क्या, मतलब कि जो डाकघर संशोधन है तो सरकार जो है किसी भी डाक को कोई भी पत्र वगैरह आया है तो उसको पहले से ही पढ़ वगैरह सकती थी, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये जो है ना हमारी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहा था, इसी वजह से जेवी वीटो का प्रयोग किया गया था। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के टाइम पे ये मतलब लाया गया था जो प्रस्ताव है। लेकिन चूंकि उन्होंने उसको रख लिया, जेवी वीटो का प्रयोग किया ज्ञानी जेल सिंह जी ने, तो ये जो है संसद इसको अधिनियम नहीं बना पाई कुल मिलाकर के। आगे देखेंगे कि 3 वर्ष के पश्चात यानी कि 1986 के 3 वर्ष पश्चात 1989 में फिर आगे जो आर वेंकट रमण जी हैं वो राष्ट्रपति रहते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने
जो ये विधेयक था, ये क्या बोलते हैं, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इसको जो नई सरकार, मोर्चा सरकार बनी थी उस टाइम पे, उसके पास पुनर्विचार हेतु भेजा, लेकिन फिर सरकार ने इसको रद्द करने का फैसला लिया भी। और ठीक भी नहीं था इस तरह का जो है काम कराना, क्योंकि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है, पता नहीं किसने किस टाइप का पत्र लिख के भेजा है किसको, तो आप उसको पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अच्छा हुआ कि इस तरह का अधिनियम नहीं बना। फिर हम देख लेते हैं, नोट में दिया हुआ है कि संविधान संशोधन से संबंधित जो अधिनियम है उसमें राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। यदि कोई मतलब कि ऐसा अधिनियम लाया गया है जो संविधान में संशोधन से संबंधित है, तो उस पे जो राष्ट्रपति जी हैं वो कोई वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये कहाँ से आया, तो ये जो है पहले नहीं था, स्टार्टिंग में इसको जोड़ा गया है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। कौन, किसके द्वारा, तो जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा ये अधिनियम लाया गया था, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। और इसी में लिखा गया था कि जो संविधान संशोधन विधेयक है इस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना ही होगा, यानी कि वो बाध्यकारी है कि कोई भी संविधान संशोधन से रिलेटेड विधेयक आता है तो आप उस पर सिग्नेचर ही कीजिए। तो ये अब उनको ये मतलब कि इस तरह का संशोधन क्यों करना पड़ा, क्योंकि उन्हें तो पूरा का पूरा संविधान ही संशोधित करना था। आपने देखा होगा कि जो 42nd अमेंडमेंट है वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना दिया 42nd अमेंडमेंट। क्यों, क्योंकि कुछ भी ऐसा बचा ही नहीं, कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा जिसमें उन्होंने संशोधन ना किया हो। इवन प्रस्तावना में भी उन्होंने संशोधन कर दिया। तो उन्हें चूँकि संविधान में खूब ढेर सारे संशोधन करने थे, एक तरह से तानाशाही करनी थी, तो उन्होंने ये वाला पहले ही जो है प्रस्ताव ला दिया, यानी कि ये जो विधेयक है इसको पहले ही पारित कर, विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी हो जाने वाला जो संविधान संशोधन है वो पहले ही कर दिया। आगे देखते हैं, जो राज्य की विधायिका है उस पर राष्ट्रपति का जो वीटो है वो राज्य की विधायकों के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य की जो विधायिका है इसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो तो उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। अब जैसे जो अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां थी। अब हम देख लेते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के पास ना थोड़ी सी एक शक्ति ज़्यादा है, उनके पास एक शक्ति क्या ज़्यादा है, वो चाहें तो उस पर मतलब अपना सहमति दे दें प्रस्ताव पे, या ना दें उसको रख लें विचार के लिए, या फिर वो जो है ना राष्ट्रपति के मतलब कि राष्ट्रपति के क्या कहेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं उनके पास या उनकी जो है उनका क्या विचार है इस पे, इसके लिए वो उसको अपने पास रख सकते हैं कि अभी इसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति जी जो इस पे जो है सलाह करेंगे या जो भी वो कहेंगे उसको हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो राज्य की विधायिका है इसमें क्या बातचीत है। तो जब कोई विधेयक राज्य की विधायिका के द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचार हेतु उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो आर्टिकल 200, ये आर्टिकल 200 याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि इसके अंतर्गत जो राज्यपाल हैं इनके पास 4 विकल्प होते हैं, और वो 4 विकल्प कौन कौन से हैं। पहला है कि वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, जैसा कि ऊपर हमने राष्ट्रपति के मामले में भी देखा। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी जो स्वीकृति है इसको सुरक्षित रख सकते हैं। और तीसरा क्या है कि वह विधेयक, यानी कि यदि वह धन विधेयक नहीं हो तो इसको राज्य को विधायिका, यानी जो राज्य की विधायिका है इसके पास पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। अथवा उनके पास ये चौथी थोड़ा राष्ट्रपति से ज़्यादा, मतलब कि अगर आप देखेंगे शक्तियों के मामले में विधेयक से जो रिलेटेड शक्तियां हैं उसमें राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियों से अधिक हैं। और कौन सी शक्ति अधिक है, यही कि वो जो मतलब कि राज्यपाल है वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, और ये 3 विकल्प आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो पहला है कि वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर वह राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वह जो विधेयक है अगर वह धन विधेयक नहीं है तो राज्य की विधायिका के पास पुनर्विचार के हेतु लौटा दें। और यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना या किसी संशोधन के साथ पुनः जो पारित करके उसे राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा
कि अगर संसद भेजेगी तो राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन राज्य का अगर विधानमंडल भेजेगा तो फिर जो है राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। आगे देखेंगे, इसका अर्थ है कि जो राज्य की विधायिका है वो राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती, कर भी नहीं सकती। अपने यहाँ जो है केंद्रीय शासन है, अपना केंद्र बहुत मजबूत है। आगे देखेंगे कि इसके अतिरिक्त संविधान में ये समय सीमा भी तय नहीं की गई है कि राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति के विचार हेतु रखा गया विधेयक है वो राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय उस पर देंगे, और इस प्रकार जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य विधेयकों पर अपना जेवी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो प्रतिवेदन हैं इसको संसद के पटल पर रखवाया जाता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इसके साथ साथ वो लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भी राष्ट्रपति रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। इसके पहले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसी तरह से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो ऐसे भारत के पहले तो राष्ट्रपति थे ही, स्वतंत्र भारत में जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। लेकिन इनके साथ एक फैक्ट और भी है कि ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने तथा 1 बार राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। और एक और पॉइंट है कि केवल वीवी गिरी हैं, ये उनका जो निर्वाचन है उसके समय में दूसरे चक्र की मतगणना की गई थी, यानी कि पहले राउंड में जो मतगणना होती है उसमें वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए या कोई भी उस टाइम पे राष्ट्रपति नहीं बन पाया, तो फिर दूसरे जो है राउंड की मतगणना हुई और उसमें फिर जो वीवी गिरी जी हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट, जो केवल नीलम संजीव रेड्डी हैं वह केवल इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव में हार गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें निर्विरोध जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। लास्ट में आप देखेंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ प्रथम आदिवासी महिला के रूप में प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी जो महिला राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति वो कौन है, तो वो माननीय जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हैं राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, तो ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स रहे राष्ट्रपति के बारे में। आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। लूसेंट में जो कुछ भी था मैंने सब बता दिया, बस यही एक थोड़ा सा वो रहा कि लिख के नहीं बताया ज़्यादा कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था और नोट्स से ठीक लगा मुझे बताने में। बाकी जो चीज़ें आगे रहेंगी, जो लगेगा मुझे लिख के बताना चाहिए, उसको हम बताएंगे ही लिख करके। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पूरा दोनों ही वीडियो देखिएगा, एक वीडियो देख करके आप राष्ट्रपति को नहीं समझ पाएंगे। 2 वीडियो टोटल राष्ट्रपति से पब्लिक हैं, मैंने दोनों अपने इसी चैनल पे उसका जो है बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें डाल दिया है। आप दोनों के दोनों वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, फिर आपको राष्ट्रपति के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो जानकारी में हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।